कल आप वहाँ जा भी रहे हैं सर। चलो पाकिस्तानी पैकेट टैंक के ऊपर विजय हासिल करके उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। आप ही मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तन जाते हैं। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेरट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। मैं तेज धार हूं, एक सिपाही का हथियार हूं। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदानों से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवाह रहा हूं मैं। आइए आज आप और हम अपनी जिंदगी के सफर के इस मोड़ पर दिल की गहराइयों से उन तमाम जाबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों और अभूतपूर्व बलिदानों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। जो आज भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी मेरी यानी कल आप वहाँ जा भी रहे हैं सर। पंजाब के गवाह चलो पाकिस्तानी पैकेट टैंक के ऊपर विजय हासिल करके उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पैटर्न टैंक, F-86 सेबर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर हैं और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की अगुवाई में वहां आम चुनाव करवाए गए। अयूब खान की उम्मीदों से उलट ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इस जीत का पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ा। चुनाव के नतीजे की कीमत ईस्ट पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अनगिनत अत्याचार किए, लूटपाट, बलात्कार व कई हत्याओं को अंजाम दिया।
और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बगावत रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और पाकिस्तानी अत्याचार ने नरसंहार का रूप ले लिया। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर पाकिस्तान के अत्याचार को रोकने के लिए भारत ने मदद की। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करने की साजिश रची। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पाकिस्तान ने रहीम यार खान में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में हमला करने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने अपनी 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि 24 घंटे में जैसलमेर हवाई अड्डे को बर्बाद कर देना है। भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। 3 दिसंबर 5:30 बजे शाम को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उनका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो जाता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी ना मिटने वाले निशान, जिनमें मेरी आने वाली नस्लें अपनी मन पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। आपके मजबूत और युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ओर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार उठाना है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत की इमारत भी यदि किसी को तैयार करनी है तो आपको तैयार करनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे जैसे आपके कंधे इस राष्ट्र निर्माण का भार न केवल सहजता से उठाएंगे बल्कि उसे और सुदृढ़ भी बनाएंगे। साथियों, यह सदी हमारी है, आने वाला वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन, तुम्हारे यहां योद्धा है कौन? हां, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी, बाकी और कौन है तुम्हारे यहां जो हमें चुनौती दे सके। इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभग सराहे हूं रावण, जो सो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं हैं, वह तो बस इधर उधर कूद फाक करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा,